एक ऐसा शख्स जिसके रहते हुए जंगल में लोग जाने से कतराते थे। एक ऐसा शख्स जिसने अपने 20 साल के जीवन काल में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के पुलिस को, वहाँ के प्रशासन को न केवल दहशत में रखा बल्कि 20 साल तक इन तीनों स्टेट के जंगल में अपना एक छत्र राज किया। न जाने कितने ही अनगिनत हाथियों को मार दिए, कितने ही अनगिनत पेड़ काट दिए और कितने ही अनगिनत लोगों की हत्याएं कर दी। कहते हैं वो हिंदुस्तान के जंगल का दानव था। आज उसी दानव के बारे में हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम विक्रम सिंह है और आप देख रहे हैं कहानी 24। आज बात करेंगे वीरप्पन के बारे में। इसका जन्म 1952 में होता है। गोपीनाथन नाम एक गांव होता है तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर। अब इस गोपीनाथन गांव में ये जन्म होता है। इसका परिवार चरवाहा होता है। चरवाहा परिवार होने के कारण ये जंगल के छप्पे छप्पे से काफ़ी वाकिफ था और ये जंगल में रहने के दौरान ही इसकी मुलाकात जंगल में सक्रिय छोटी छोटी गैंग से होती है, जो अक्सर जंगल में हाथी दांत और चंदन की तस्करी का काम किया करती थी। वीरप्पन बचपन से ही काफ़ी शॉर्ट टेम्पर टाइप का इंसान था। इसकी वजह से इसके काफ़ी झगड़े होते थे। उसने जब वो 17 साल का था तब उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला कत्ल किया था। उसके बाद उसका संपर्क जंगल में रहने वाली गैंग के साथ हो गया। धीरे धीरे इसने अपने खुद की गैंग बनाना शुरू कर दी। कहते हैं प्रारंभ में उसकी गैंग में तकरीबन 100 इंसान थे। 100 लोगों की इस गैंग के साथ जब उसने अपना काम शुरू किया तो उसने शुरुआत में जंगल में सक्रिय छोटी छोटी गैंग को मारना शुरू कर दिया और एक टाइम ऐसा आ गया कि जंगल के ऊपर एक छत्र राज इसी का हो गया। उसने सारी गैंग को तकरीबन ख़त्म कर दी थी। वीरप्पन के ऊपर 20 साल के उसके जंगल के जीवन में तकरीबन 184 इसके ऊपर कत्ल के मुकदमे दर्ज हैं। इतना ही नहीं, इसने तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा हाथियों को मार दिया था और इसने चंदन तस्करी भी बहुत की थी, जिसके अंदर ऐसा माना जाता है कि उसने तकरीबन 10,000 टन चंदन की तस्करी की थी, जिसकी मार्केट वैल्यू थी उस समय $2.50 इतना ही नहीं, इसने तकरीबन $30 लाख के हाथी दांत की भी तस्करी की थी। कहते हैं वीरप्पन का निशाना इतना सटीक था कि वो हाथी का जब भी शिकार करता था तो खुद ही गोली चलाया करता था। कहते हैं वीरप्पन जब गोली चलाता था तो गोली हाथी के मस्तिष्क के ठीक बीचों बीच में लगती थी। यही कारण था कि वीरप्पन अक्सर हाथी को खुद अपने द्वारा ही मारा करता था। हाथी दांत की तस्करी और चंदन तस्करी के बाद वीरप्पन ने किडनैपिंग में भी अपना हाथ आजमाना शुरू किया और वीरप्पन ने सबसे पहले फॉरेस्ट के कर्मचारियों को किडनैप किया और उनके बदले में उसने है जो फिरौती लेना शुरू कर दिया। एक बार वीरप्पन ने नेशनल ज्योग्राफी के 2 फोटोग्राफर्स को किडनैप कर दिया। किडनैप करने के बाद जब वीरप्पन को पता चला कि दोनों नेशनल ज्योग्राफी के फोटोग्राफर है तो 9 दिन बाद वीरप्पन ने उन दोनों फोटोग्राफर्स को छोड़ दिया। जब वो दोनों फोटोग्राफर्स बाहर आए तो उन दोनों ने वीरप्पन के बारे में कुछ रोचक बातें बताई। मसलन वीरप्पन जंगल में पुस्तकें खूब सारी पढ़ा करता था। यही नहीं, उसने द गॉडफादर नाम की मूवी को जंगल में कई बार देखा था। इतना ही नहीं, वीरप्पन को अपना ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करके बाहर भेजना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, जिसकी वजह से वीरप्पन अक्सर जब किसी को किडनैप कर लिया करता था तो फिरौती के लिए अपना ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करके बाहर भेजा करता था। 1992 तक वीरप्पन बहुत ही बड़ा खुखार और अपराधी प्रवृत्ति का इंसान हो चुका था। जंगल के छप्पे छप्पे से परिचित था। इतना ही नहीं, वीरप्पन जंगल में रहने वाले बहुत सारे पशु पक्षियों की आवाज़ भी सेम टू सेम निकाल लिया करता था। कई बार पेड़ के पत्ते के सरकने की आवाज़ से वो अंदाज़ा लगा के बता दिया करता था कि कौन आने वाला है और किधर से आने वाला है। 9 अप्रैल 1993 को वीरप्पन फॉरेस्ट के 2 अफसर को मार देता है, जिसकी वजह से पुलिस की टीम 2 बसों में भर के वीरप्पन को गिरफ्तार करने के लिए जंगल की तरफ आती है। अब चूंकि वीरप्पन की नेटवर्किंग काफ़ी स्ट्रांग थी, इसकी वजह से वीरप्पन को पहले ही पता चल जाता है कि 2 बसों में सवार होकर पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए आते हैं। इसकी वजह से वीरप्पन पहले ही जंगल में लैंड माइन्स बिछा देता है और नतीजा ये होता है कि जो ही वो बस जंगल में आती है वीरप्पन ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से एक बस कहते हैं हवा में उछल गई थी और दूसरी वहीं धराशायी हो गई थी, जिसकी वजह से तकरीबन 22 पुलिस वाले मारे गए थे। ये वीरप्पन के द्वारा किया गया सबसे बड़ा नरसंहार था। इस घटना की वजह से कर्नाटक और केरल की सरकार पर वीरप्पन को पकड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ा था, जिसकी वजह से इन दोनों राज्यों की सरकारों ने स्पेशल टास्क फोर्स का निर्माण केवल और केवल वीरप्पन को पकड़ने के लिए किया था। अब इस नवगठित
एसटीएफ की फोर्स ने वीरप्पन को एक बार गिरफ्तार भी कर लिया था और कहते हैं कि वीरप्पन 3 दिन तक वो एसटीएफ की गिरफ्त में रहा था। तीसरे दिन वीरप्पन ने पुलिस वालों से कहा था कि मेरे सर में दर्द है, इसे मालिश करने के लिए मुझे थोड़ा सा तेल चाहिए। पुलिस वालों ने उसे तेल दिया। अब दरअसल वीरप्पन ने उस तेल का उपयोग सर में मालिश करने के बजाय अपने हाथ की कलाइयों पर मलना शुरू किया। उस वक्त वीरप्पन के हाथ में हथकड़ी पहनी हुई थी। उसका मकसद था जैसे तैसे हथकड़ी से हाथ बाहर निकालना। देखते ही देखते थोड़ी देर बाद वीरप्पन के हाथ हथकड़ी से बाहर थे और वीरप्पन गायब था। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस वालों की बहुत ही ज़्यादा किरकिरी हुई थी और सरकार और पुलिस के ऊपर उसको पकड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया था। अब आगे 20 सालों तक वीरप्पन पुलिस की पकड़ में नहीं आया और जंगल में वीरप्पन ने अपना नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा फैलाना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसने जंगल में एक मुथु लक्ष्मी नाम की जो महिला थी, वो उसी के सेम कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, उससे उसने शादी कर ली और शादी के बाद उसकी 3 बेटियां हुई थी। जब उसकी तीसरी बेटी महज 2 महीने की थी और जंगल में उसके साथ थी तो वीरप्पन ने उसका गला घोट के उसको मार दिया था। उसका रीज़न महज इतना था कि पुलिस उसको ढूंढ रही थी और जंगल में वीरप्पन छुपा हुआ था। रात में उसकी बेटी रोती बहुत थी, चुप नहीं रहती थी। इसकी वजह से वीरप्पन को ऐसा लगता था कि ठंडी रात में यदि इसकी रोने की आवाज़ दूर दूर तक जाएगी तो पुलिस वालों को मेरे छिपने का ठिकाना पता चल जाएगा। इसीलिए उसने अपनी बेटी का गला घोट लिया और गला घोट करके उसने उसे मार दिया था। 2000 की बात है। वीरप्पन के द्वारा बहुत ही बड़ी घटना का अंजाम दे दिया जाता है और वो घटना ये होती है कि कर्नाटक के सुपरस्टार राजकुमार को वो किडनैप कर देता है। अब दरअसल कर्नाटक के जो सुपरस्टार राजकुमार हैं उनके अपनी जंगल के पास उनका अपना फार्म हाउस होता है और उसके बंगले की ओपनिंग होती है। वो अपने इस ओपनिंग के लिए आए हुए होते हैं। उसी दौरान वीरप्पन और उसके आदमी राजकुमार को किडनैप कर देते हैं, जिसकी वजह से कर्नाटक के लोगों में काफ़ी ज़्यादा क्रोध होता है। हालात ये होते हैं कि बेंगलुरु में कर्फ्यू जैसी हालात हो जाती हैं, सरकार पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और इस घटना के बाद पहली बार वीरप्पन इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियां बन जाता है। इसके 2 साल बाद वीरप्पन एक और घटना को अंजाम देता है और वो घटना ये होती है कि कर्नाटक के पूर्व कृषि मंत्री होते हैं जिनका नाम होता है एच नकप्पा। इनको वीरप्पन किडनैप कर देता है और किडनैप करने के बाद वो अपनी फिरौती मांगने वाली बात काम शुरू कर देता है। लेकिन इस बार एसटीएफ काफ़ी सक्रिय होता है और एसटीएफ को वीरप्पन के छुपने का ठिकाना पता चल जाता है। नतीजा होता है एसटीएफ वीरप्पन को पकड़ने के लिए ऑपरेशन करती है। इधर वीरप्पन का नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग होने की वजह से वीरप्पन को पहले ही पता चल जाता है कि एसटीएफ उसको पकड़ने के लिए आने वाली है, इसीलिए वीरप्पन वहाँ से भाग जाता है। एसटीएफ ये ऑपरेशन करती है और ऑपरेशन फ्लॉप हो जाता है। इस घटना से वीरप्पन इतना नाराज होता है कि वो कृषि मंत्री का गला काट लेता है और हत्या करने के बाद उनके शरीर को एक नदी के किनारे उनके शव को फेंक देता है। पुलिस को 3 दिन बाद वो मृत शव जब उनके मिलता है तो एसटीएफ की बहुत ज़्यादा किरकिरी होती है और सरकार के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है वीरप्पन को हर हाल में गिरफ्तार करने का। यही नतीजा होता है कि सरकार वीरप्पन को पकड़ने के लिए तकरीबन 50 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर देती है। दरअसल वीरप्पन नहीं पकड़ा जा रहा था, इसका एक रीज़न ये भी था कि वीरप्पन जो था उसके जंगल इतने बड़े थे कि 3 स्टेट में फैले हुए थे, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। अब वीरप्पन कई बार कर्नाटक में क्राइम करके तमिलनाडु भाग जाता था, तमिलनाडु में क्राइम करके केरल भाग जाता था। इन तीनों स्टेट में छुपने की वजह से वीरप्पन बच जाया करता था। वहाँ की स्थानीय पुलिस में भी काफ़ी कॉम्बिनेशन नहीं था। उसके अलावा जंगल में रहने वाले स्थानीय लोग वो वीरप्पन की सूचना पुलिस को नहीं देते थे क्योंकि वीरप्पन बहुत ही ज़्यादा शक्की टाइप का इंसान था। वीरप्पन यदि किसी इंसान के ऊपर वीरप्पन को शक हो जाता था तो वीरप्पन उन्हें मार दिया करता था। कहते हैं वीरप्पन हत्या बहुत ही क्रूर तरीके से करता था। उसे इंसानों का गला काटना उसका प्रिय तरीका था हत्या करने का। इवन जंगल में रहने वाले किसी भी इंसान को यदि वीरप्पन पुलिस के साथ देख भी लेता तो भी वीरप्पन उन्हें बख्शता नहीं था, जिस पुलिस को स्थानीय लोगों की तरफ से वीरप्पन के बारे में कोई सपोर्ट नहीं मिला था। कहते हैं वीरप्पन का गांव गोपीनाथन, ये पूरा गांव वीरप्पन के पक्ष में था और इसी वजह से पुलिस को किसी भी प्रकार की मुखबिरी नहीं मिला करती थी। कितना क्रूर और खौफनाक इंसान था आप इसी से अंदाज़ा लगा दीजिए कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे जिनका नाम था श्रीनिवास। ये फॉरेस्ट ऑफिसर इतने स्ट्रिक्ट थे कि जंगल में वीरप्पन के द्वारा किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य की स्वीकृति नहीं दिया करते थे। नतीजा ये होता था कि वीरप्पन जंगल में अपने तस्करी को काम को आसानी से कर नहीं पा रहा था। इसलिए वीरप्पन ने एक बार श्रीनिवासन का गला काट दिया था और गला काटने के बाद कहते हैं वो अपने साथियों के साथ श्रीनिवासन के सर से काफ़ी दिनों तक फुटबॉल खेला था और पुलिस को भी श्रीनिवासन का गला कटा हुआ शव ही मिला था। इधर एसटीएफ चीफ थे विजय कुमार, इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था वीरप्पन को पकड़ने के लिए। इसलिए एसटीएफ चीफ विजय कुमार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए जब अपना ऑपरेशन शुरू किया तो उन्हें पता चला कि
दरअसल वीरप्पन का जितना नेटवर्क स्ट्रांग जंगल में है उससे कई ज़्यादा स्ट्रांग नेटवर्क उसका जंगल के बाहर है। इसलिए उन्होंने इस बार एक नई रणनीति अपनाई और नई रणनीति ये थी कि इसके जो भी सहयोगी है साथी उनको बाहर से एनकाउंटर में मारना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वीरप्पन की जो गैंग जिसके अंदर तकरीबन 100 से भी ज़्यादा उसके साथ लोग शामिल थे धीरे धीरे कम होते गए और अंत समय में कहते हैं 10-20 होते हुए अंत समय में जब एनकाउंटर हुआ वीरप्पन का, तब वीरप्पन के पास महज 5 लोग ही थे उसकी गैंग में। साल 2004 जब एसटीएफ चीफ विजय कुमार वीरप्पन से संबंधित एक वीडियो देखते हैं जिसके अंदर वीरप्पन कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है और आंखों को बार बार मलने की कोशिश कर रहा है जिससे कुछ पढ़ा नहीं जा रहा है। इससे विजय कुमार ने अंदाजा लगा दिया कि उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए उसको पकड़ने के लिए एक नया ऑपरेशन शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन कुकून। अभी ऑपरेशन कुकून के तहत एक एम्बुलेंस रखी गई जिसके अंदर ड्राइवर और को ड्राइवर एसटीएफ के जवान थे और ये एम्बुलेंस उस संबंधित क्षेत्र में घुमाई गई जहां वीरप्पन के होने का संदेह था और ये एम्बुलेंस लोगों के फ्री आंखों की चेकअप जांच का काम किया करती थी। इसी दौरान एसटीएफ के लोगों को पता चला कि वीरप्पन सेलम नाम की एक जगह है, वहाँ पर एक डॉक्टर से अक्सर कंसल्ट करने के लिए जाया करता था, इसलिए उन्होंने एम्बुलेंस के ऊपर नाम लिखवा दिया सेलम। उनका मकसद था जैसे तैसे किसी भी तरीके से वीरप्पन के लोगों तक ये मैसेज चला जाए कि यहाँ कोई एम्बुलेंस जा रही है जो आंखों के लिए लोगों का इलाज कर रही है। वीरप्पन के लोग भी इस एम्बुलेंस के पास आते हैं और उन्हें बात करते हैं कि हमें सेलम जाना है। एम्बुलेंस तैयार हो जाती है और उस एम्बुलेंस के अंदर वीरप्पन अपने 2 साथियों के साथ सवार होता है। ये एम्बुलेंस 18 अक्टूबर को वीरप्पन और उनके 3 साथियों को लेकर के सेलम की तरफ जा रही होती है। अब एम्बुलेंस के अंदर जो एसटीएफ के जवान थे उन्हें पता था कि उसके अंदर वीरप्पन है और उसे एनकाउंटर करके मारना है, इसीलिए वो एक निर्धारित जगह पर जाकर के एम्बुलेंस को रोक के वहां से भाग जाते हैं। पहले से मौजूद एसटीएफ की टीम एम्बुलेंस को घेर लेती है और एम्बुलेंस के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देती है। तकरीबन 338 राउंड फायर उस एम्बुलेंस पर होते हैं और एम्बुलेंस पर 338 राउंड फायर होने के बाद ठीक उसके 20 मिनट बाद जब एसटीएफ की टीम उस एम्बुलेंस के पास जाती है तब बड़ी रोचक और हैरानी करने वाली बात यह होती है कि वीरप्पन को सिर्फ 3 गोली ही लगी होती है, एक उसकी आंख में, एक कंधे पर और एक उसकी बैक साइड में लगी होती है, जिसकी वजह से वीरप्पन मार लिया जाता है। ऑपरेशन वाले स्थान पर एसटीएफ चीफ विजय कुमार आते हैं और डेड बॉडी को धर्मपुरी के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब दरअसल एसटीएफ के सामने एक और दिक्कत थी क्योंकि जब एनकाउंटर हुआ तब वीरप्पन के मूछें नहीं थी जबकि उससे पूर्व वीरप्पन के मूछें थी, तो ये कंफर्म करने में काफ़ी टाइम लग गया कि जिसको हमने मारा है एनकाउंटर में क्या वो वीरप्पन ही है। के बाद एसटीएफ चीफ विजय कुमार ने तमिलनाडु के तत्कालीन सीएम जयललिता को रात को फ़ोन किया और बताया उनको कि वीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया। तो कहते हैं जयललिता ने उन्हें कहा था कि मेरे इतने राजनीतिक जीवन में पहली बार तुमने एक खुशखबरी मुझे सुनाई है। यह एनकाउंटर हुआ था 18 अक्टूबर 2004 रात को तकरीबन 10:40 पर। 20 साल का जो आतंक था वीरप्पन का वो जंगल से खत्म हो चुका था। अब वीरप्पन जब मारा गया तब हॉस्पिटल के बाद हजारों की भीड़ हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठी हो गई थी। दरअसल ये सारे के सारे लोग वीरप्पन को देखना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को वीरप्पन को नहीं दिखाया और लोगों को तितर बितर कर दिया। वीरप्पन के मरने के बाद एक और बात सामने आई कि उसके गांव गोपीनाथपुरम वीरप्पन के साथ नहीं था, बल्कि वीरप्पन के खौफ की वजह से वो लोग वीरप्पन की किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दिया करते थे। कहते हैं वीरप्पन के मरने के बाद गोपीनाथपुरम के जो लोग उसके गांव के लोग थे उन्होंने सबसे ज़्यादा खुशियां मनाई थी और पटाखे तक छोड़े थे। जिस वीरप्पन की वजह से जब वो जिंदा था तो जंगल की तरफ लोग जाने का रुख नहीं किया करते थे, उसी जंगल में वीरप्पन के मरने के बाद बहुत सारे लोग वीरप्पन की दौलत ढूंढने के लिए जाया करते थे। अब दरअसल होता ऐसा था कि वीरप्पन के द्वारा जो हजारों करोड़ों रुपए की जो तस्करी कर ली गई थी, लोगों की ऐसी मान्यता थी कि वो सारे पैसे वीरप्पन जंगल में एक निर्धारित जगह पर छुपा लिया करता था और छुपाने के बाद उस पैसों को वो एक विशेष प्रकार का सिंबल लगाया करता था। इसीलिए लोग उस पैसे को ढूंढने के लिए जंगल में खुदाई करने के लिए जाया करते थे। हालांकि कालांतर में फॉरेस्ट और पुलिस वालों ने लोगों को जंगल में जाने पर बैन कर दिया था। आज की कहानी में तो इतना ही। गला खराब है उसके लिए क्षमा। आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली कहानी आप कौन सी सुनना चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपने कहानी यहाँ तक देखी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।